नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम 15 और 16 अक्टूबर के जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसमें आई हुई महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। पहली खबर है एशियाई विकास बैंक, आसियान डेवलपमेंट बैंक। इसमें चर्चा में रहने का कारण क्या था? एशियाई विकास बैंक है ADB और भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के 64 छोटे शहरों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए $270 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो पैसे वगैरह तो इसमें पूछे नहीं जाते हैं। ADB के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि यह किस प्रकार का बैंक है। यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ADB की इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है ADB का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसे संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। एशियाई विकास बैंक की सदस्यता कौन कौन है? एशियाई विकास बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसे पहले एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग अथवा ECAF ही कहा जाता था, तथा गैर क्षेत्रीय विकसित देशों को सदस्य के तौर पर सम्मिलित करता है। वर्तमान में ADB में कितने सदस्य हैं? 68 सदस्य देश हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और बाकी के एशिया प्रशांत क्षेत्र के अलावा और देश भी हैं जो इसके सदस्य हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि कितने सदस्य हैं ADB में, तो 68 सदस्य देश हो गए। क्या ये सारे सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही हैं? नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र से केवल 49 सदस्य देश हैं। बाकी के और जो विश्व के और जो देश हैं वहाँ से भी ये इनके सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक में मताधिकार वोटिंग कैसे होती है? एशियाई विकास बैंक को विश्व बैंक की तर्ज पर स्थापित किया गया था। इसमें विश्व बैंक के समान ही भारित मतदान प्रणाली है, जिसमें किसी सदस्य राष्ट्र के मताधिकार का निर्धारण बैंक की अधिकृत पूंजी में उस राष्ट्र के अंश के आधार पर होता है। 31 दिसंबर 2019 तक ADB के 5 सबसे बड़े शेयरधारक कौन कौन से? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों में प्रत्येक के पास कुल शेयरों का 6%। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसके पास है 6.4%। भारत के पास है 6.3% और ऑस्ट्रेलिया के पास है 5.8%। इसकी भूमिकाएं और कार्य क्या क्या है? एशियाई विकास बैंक एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी आर्थिक विकास, पर्यावरणीय रूप से संवहनीय विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से गरीबी को कम करने के लिए समर्पित है, और इनसे संबंधित योजनाओं की ये फंडिंग करता है या वित्त उपलब्ध करवाता है। इन कार्यों को ऋण, अनुदान और सूचना की साझेदारी, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, वित्तीय और सार्वजनिक प्रशासन प्रणालियों, राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए तैयार करने में सहयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन आदि क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो है शंघाई सहयोग संगठन या ASCO के बारे में। ये चर्चा में क्यों रही? केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री 16 अक्टूबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन या ASCO सदस्य देशों के विधि मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेज़बानी करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये संगठन कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ है और कितने इसके सदस्य देश हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ASCO की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में कजाकिस्तान गणराज्य
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, रूसी संघ, तजाकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 15 जून 2001 को इसकी घोषणा की गई थी। एससीओ की स्थापना से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 नाम संगठन के सदस्य थे। जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई एससीओ देशों के प्रमुखों की बैठक के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए तथा यह 14 अप्रैल 2003 से प्रभावी हुआ। एससीओ की आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी है। शंघाई सहयोग संगठन के प्रमुख लक्ष्य: शंघाई सदस्य राज्यों के मध्य परस्पर विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना, एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना। वर्तमान में एससीओ में 8 सदस्य देश वर्तमान में शामिल है। कौन कौन से? भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिज गणराज्य, इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान, रूसी संघ, तजाकिस्तान गणराज्य और उज़्बेकिस्तान गणराज्य। एससीओ द्वारा 4 देशों को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन से हैं? इस्लामिक गणराज्य बेलारूस, इस्लामिक गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, इस्लामिक गणतंत्र ईरान और मंगोलिया गणराज्य। एससीओ के 6 संवाद साझेदार हैं। कौन कौन से? अजरबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कंबोडिया गणराज्य, नेपाल का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य और तुर्की गणराज्य तथा श्रीलंका। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है विश्व बैंक की स्टार परियोजना के बारे में। ये चर्चा में क्यों रही? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए स्टार योजना किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से संबंधित है। न तो ये पर्यावरण से संबंधित है, न जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, न सुरक्षा से संबंधित है, न गरीबी दूर करने से संबंधित है, न कुपोषण दूर करने से संबंधित है। विश्व बैंक की जो स्टार परियोजना है वो किससे संबंधित है? शिक्षा में सुधार से संबंधित है। इसमें 5,718 करोड़, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने रुपए की भी प्राप्त किया गया है। इस परियोजना के बारे में जान लेते हैं। स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। स्टार्स 6 भारतीय राज्यों, ये पूरे भारत में लागू नहीं की जा रही है। स्टार्स परियोजना कितने राज्यों में लागू की जा रही है? 6 भारतीय राज्य हैं। कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इसमें इन राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार हेतु विश्व बैंक समर्पित एक परियोजना है। स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में ये लागू की जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है द हिंदू की, वो है खाद्य और कृषि संगठन या FAO की 75वीं वर्षगांठ। ये चर्चा में क्यों रही? 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। खाद्य और कृषि संगठन क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूख समाप्त करने हेतु किए जाने वाले प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके बाद FAO का लक्ष्य खाद्य और कृषि संगठन का लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और लोगों तक सक्रिय स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की नियमित पहुंच सुनिश्चित कराना है। अगली खबर है वो है जैव संवर्धन या बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है।
यहाँ पर हम बायो फोर्टिफिकेशन या जैव संवर्धन की बात कर रहे हैं। जबकि आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, जब जो खाद्य श्रृंखला पड़ी होगी एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर वाली, तो उसमें आपने जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, जैसे जैसे एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते थे, वैसे वैसे जो प्रदूषक है उनका सांद्रण भी बढ़ता जाता था। तो बायो मैग्निफिकेशन और यहाँ पर हम बायो फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बायो मैग्निफिकेशन विभिन्न पोषण स्तरों में खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें प्रदूषकों के स्तर, उसको जो बढ़ना है, उसका प्रदूषक का स्तर जो बढ़ता है उसके बारे में था। जबकि ये बिल्कुल अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है, ये साइंस की चीज़ है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों रहा, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में विकसित 8 फसलों को 17 जैव संवर्धित किस्में हैं वो राष्ट्र को समर्पित की गई है। जैव संवर्धन क्या होता है, यह पारंपरिक विधियों से पौधों को उगाने, कृषि अभ्यास या जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसी फसल में विटामिन और खनिजों की मात्रा में वृद्धि करके खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। बाहर से कुछ डाला नहीं जाएगा। जैसे एक तो होता है सप्लीमेंट वगैरह जैसे आपके आते हैं, चीज़ वही है लेकिन उन्होंने बाहर से आर्टिफिशियल कृत्रिम जो विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण वो उसमें डाल दिए केमिकल वाले। एक होता है पौधों में ही इस तरह के परिवर्तन कर देना बीजों में कि उनसे जो फसल उगाई जाएगी, फिर उनसे जो अनाज होगा या जो प्रोडक्ट बनेंगे वो उनमें विटामिन और इन खनिज लवणों की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कि गोल्डन राइस है, उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता था, रतौंधी रोग होता था। तो जो गोल्डन राइस है वो तो हमारा एग्जाम्पल हो गया बायो फोर्टिफिकेशन का। जैव संवर्धन या बायो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से फसलों में प्रोविटामिन, कैरोटेनॉइड, जिंक और लोहा आदि विटामिनों और खनिजों की वृद्धि की जा सकती है। जैव संवर्धन तथा खाद्य संवर्धन में क्या अंतर है। जैव संवर्धन या बायो फोर्टिफिकेशन इसके द्वारा उगाई जाने वाली फसल में पोषक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी मात्रा में वृद्धि की जाती है, फसल में ही वृद्धि की जाएगी, जैसे कि गोल्डन राइस। जबकि खाद्य संवर्धन में क्या होता है, जो प्रसंस्करण है उसके दौरान खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को मात्रा बढ़ाकर खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य में वृद्धि की जाती है। जैसे कि सप्लीमेंट वगैरह आते हैं या आप रिफाइंड ऑयल वगैरह जो खाने का तेल है वो यूज करते हो, विटामिन B+ या A+ ऐसे लिखा आता है उसमें विटामिन ए, या दूध वगैरह होता है उसमें भी आता है विटामिन ए लिखा हुआ, तो वो उनमें बाहर से डाला जाता है, तो उसको तो बोलते हैं हम खाद्य संवर्धन। जबकि जैसे गोल्डन राइस वगैरह ऐसी कोई फसलें हैं या आलू है, इनमें पौधों में ही इनके जो बीज हैं इनमें ही कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जिससे कि इनमें जो पहले पोषक तत्व हैं उनकी कुछ मात्रा पाई जाती थी कुछ प्रतिशत में, उनको बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार इनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने को हम बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन। अगली जो खबर है द हिंदू की वो है एक्वापोनिक्स और संबंधित वैकल्पिक कृषि तकनीक। ये चर्चा में क्यों रही, हाल ही में सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ऑफ डेवलपमेंट सीडेक मोहाली में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक्वापोनिक्स सुविधा का उद्घाटन किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु दे रखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए अपने करंट अफेयर में। मेंस के लिए भी साइंस टेक का जो पेपर होगा मेंस में उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और प्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। हाल ही में एक्वापोनिक्स जो टेक्नोलॉजी है या कृषि पद्धति है वो चर्चा में रही है, तो कोड दे सकता है और प्रश्न पूछ सकता है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और ये नोट कर लीजिए, इसके बारे में दे रखा है। एक्वाकल्चर क्या होता है उसके बारे में दिया गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। एक्वापोनिक प्रणाली है, इसका महत्व समझाया गया है। ये मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको विस्तृत तरीके से डिस्कस किया है।
टू द पॉइंट समझाया है, इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। अगला दे रखा है, सरकार द्वारा स्वच्छ कोयले के लिए 40,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसमें कुछ टेक्निक आई है, कोयले से तरल कोल टू लिक्विड CTL प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी ये इसमें आई है। कोल लिक्विफिकेशन आया है, कोयला द्रवीकरण, इसको भी आप नोट कर लेंगे। सिनगैस वगैरह आई है, मेथनॉल आया है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, फ्लू गैस पृथक्करण, ये कुछ प्रौद्योगिकी क्या है, ये चर्चा में रही है। ये किससे संबंधित है, ये कोयले से संबंधित है, या कोयले से लिक्विड कोयला बनाने की जो प्रौद्योगिकी क्या है वो इससे संबंधित है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब आया है मोजेक अभियान। मोजेक अभियान किससे संबंधित है, ये आर्कटिक जो महासागर है उत्तरी ध्रुव पर, उससे संबंधित अभियान है। ये किस प्रकार का अभियान है, जलवायु के अध्ययन वाला अभियान है। ये कोई आर्थिक या कोई सैनिक अभियान नहीं है। तो मोजेक अभियान अभी चर्चा में रहा है, या किससे संबंधित है या जो भी है, तो इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। और आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पर भारत के कौन कौन से अभियान हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। वर्ष 2015 में भारत ने यहाँ पे इंड आर्क नाम का एक भूमिगत वेधशाला स्थापित की थी। यह नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के मध्य कोंग्सफjorden फियोर्ड जो तट है उस पर अवस्थित है। हिमाद्री है जो आर्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान स्टेशन है। यह नॉर्वे के स्वालबार्ड के न्यासैंड में अवस्थित है। तो इस तरह भारत के अभियान भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय तितली का दर्जा और राम मनोहर लोहिया के बारे में। और दूसरी जो है रिपोर्ट है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020, जो कि यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। किससे संबंधित है ये शिक्षा से संबंधित है। वैश्विक शिक्षा अंतराल में वृद्धि की बात इसने कही है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, यूनेस्को द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इनके बारे में नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।